हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय मिश्रा और आपके लिए लेके आया हूं नेशनलिज्म यूरोप में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से हर एक साल क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो एमसीक्यू हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसलिए इस पे आपको इसके बारे में डिटेलिंग जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, हम लोग ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। इससे पहले भी बाकी हमारे सारे टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छे से चैप्टर्स को रिकॉर्ड किया गया है, और अगर आप चाहें तो 2x और 1.5x पे उस वीडियो को देख करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आपको एक ओवरव्यू चैप्टर्स का मिल जाएगा और बाकी के भी टॉपिक्स आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा, काफ़ी आसान होगा आपके लिए। तो आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या, और जो ग्रीक है इसमें ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिनके देखेंगे कि इसमें पूरे यूरोपियन कंट्रीज एक साथ मिल करके और ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खास बात इसमें होगा, जिसके वजह से पूरे यूरोप के लोग चाहते हैं कि यूरोप एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। अब सवाल आता है किससे, कैसे, तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए देखिए, जो ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या जानना है कि जो ग्रीस है वो हमारा किसके अंदर था, तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था वो। तो दैट मीन्स कि ग्रीस को अपना कॉलोनी किसने बना के रखा था, तो सर ऑटोमन एम्पायर। ध्यान रखेंगे बाबू, ग्रीस को किसने कॉलोनाइज करके रखा था, तो सर ऑटोमन एम्पायर। और कब से, तो 15th सेंचुरी से, सिंस 15th सेंचुरी। दैट मीन्स कि जो ग्रीस है वो 15th सेंचुरी से आपको ऑटोमन एम्पायर का कॉलोनी है। यहां तक तो ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि 15th सेंचुरी, इसमें मैं पहले भी ये डिस्कस कर रखा है कि जो 15th सेंचुरी होता है इसका मतलब होता है इससे एक कम कर दीजिए। दैट मीन्स 1400 टू 1499 तक को हम लोग 15th सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखेंगे तो ग्रीस चाहता क्या था इंडिपेंडेंस करने की बात, और इसमें वो रिवॉल्यूशन करेंगे तो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ग्रीक एम्पायर को स्टैब्लिश करना। तो यहां पर समझिएगा कि ग्रीक एम्पायर को स्टैब्लिश करने का क्या मतलब है और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो जैसे देखेंगे कि कोई भी जो कंट्री होता है, उस कंट्री का जो कोई भी रूलर हो, जैसे आज इंडिया है और हमारे इंडिया में इंडियंस रूल कर रहे हैं, तो उसको रूल करने के समय में क्या होता है, जब भी कोई वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो उस रूल एंड रेगुलेशंस को बनाने में इंडियन कस्टम कल्चर्स को का भी ध्यान रखा जाता है। दैट मीन्स कि हमारी जो देश की हेरिटेज है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस तरीके से लॉ बनाते हैं। जबकि अगर कोई दूसरा कंट्री है, अगर वो कंट्री आपको अपना कॉलोनी बनाता है और अगर वो कंट्री किसी भी तरह का रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगा, तो आपके कंट्री का कल्चर को, हेरिटेज को और सभ्यता को किसी भी तरीके से ध्यान में नहीं रखेगा। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कंट्री के अंदर डिसयूनिटी होती है। धीरे धीरे कंट्री के लोगों के अंदर जो होता है एक डिस्टेंस बढ़ता है, लोग अलगाव महसूस करते हैं, जो लोग सेपरेट महसूस करते हैं। लेकिन अगर वही कंट्री का रूलर उस कंट्री पे रूल करे और वो ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, तो इससे क्या होता है, उस कंट्री के अंदर में एक यूनिटी की जो भावना होती है लोगों के अंदर डेवलप होता है, जिससे एक दूसरे को लोग कोऑपरेट करते हैं और फाइनली जाके उस कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी स्पीड से हो पाता है। तो इसीलिए जो ग्रीस है वो चाहता है कि उसका खुद का एम्पायर हो और ऑटोमन एम्पायर को वहाँ से क्या करे, वो हुड आउट कर दे और एक ग्रीस एम्पायर को एस्टैब्लिश करे। अब देखेंगे कि जो ग्रीस स्ट्रगल है, अब ये इंडिपेंडेंट होने के लिए जो इसका स्ट्रगल है वो कब शुरू होता है, तो 1821 में शुरू होता है। ये भी आपके लिए ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि एमसीक्यू में आपसे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन, 1821, 22, 1823 एंड 1820। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहां तो आपको पता ही है कुछ एक्स्ट्रा ही हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो वहां पर जाकर के आपका जो आंसर होगा वो 1821 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है और खास करके जो लोग लिविंग एक्साइल, दैट मीन्स कि ग्रीस से बाहर रहते थे। दैट मीन्स एक्साइल में क्या लिख सकते हैं यहां पर, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ ग्रीस, आउटसाइड ऑफ ग्रीस। दैट मीन्स कि जो लोग ग्रीस से बाहर रहते थे
उन लोगों का भी पूरा समर्थन था किस चीज को लेकर के, तो दे वांटेड टू प्रिजर्व ग्रीक कल्चर। तो दैट मीन्स कि जो यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, वो भी चाहते थे कि ग्रीस में क्या हो, कि ग्रीस एम्पायर, ग्रीक एम्पायर ही स्टैब्लिश्ड हो और ऑटोमन एम्पायर का वहां पर रूल ना हो। तब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, और ऐसी कौन सी खास बातें थी ग्रीस में जिसके वजह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज और साथ ही साथ ग्रीस के जो लोग बाहर भी रहते थे अलग अलग नेशंस में, वो भी चाहते थे कि यहाँ पर क्या हो, कि प्रिजर्व ग्रीक कल्चर। तो दैट मीन्स वो किस चीज को प्रिजर्व करना चाहते थे, तो ग्रीक कल्चर को। तो यहाँ एक चीज मैं अच्छे तरीके से अब आपको समझाना चाहूंगा। तो आइए ध्यान देंगे बाबू, आप फोकस होंगे तो चीजों को काफी अच्छे से आप समझ लेंगे। पहले समझें, फिर बाद में नोट्स तो बनाना ही है, उसको लिखना भी है और याद भी करना है। तो अगर समझ लेते हैं तो हमारे लिए याद करना काफी इजी हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। अब देखेंगे कि पूरे यूरोप में, अगर पूरे यूरोप की बात की जाए, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं, कि पूरे यूरोप में अगर देखेंगे तो उसकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, वो सिर्फ ग्रीस के पास है। और ग्रीस के अलावा बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने अपना कल्चर को भूल चुका है, क्योंकि डेवलपमेंट के चक्कर में, मैकेनाइजेशन के चक्कर में, ज़्यादा डेवलपमेंट होने की, ज़्यादा साइंस पर फोकस होने की वजह से वहाँ के लोग धीरे धीरे क्या किए कि अपना फ्रीडम ज़्यादा चाहिए, एक्सेस फ्रीडम चाहिए। इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि अपने कल्चर को ही लॉस्ट कर दिया पूरी तरीके से, जिसके वजह से आज आप देखेंगे मदर्स डे, फादर्स डे, बर्थडे, ये सब जो कल्चर है ये हमारे देश का नहीं है। आप देखेंगे अपने दादाजी से आप पूछेंगे या अपने पापा जी से पूछेंगे कि आप पापा आप लोग बर्थडे मनाते थे, तो उन लोगों का आंसर होगा नो, क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। हम लोगों को अगर यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल होता है तो उससे पहले हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, मतलब अलग टाइप का पूजा होता है, गृह पूजा होता है, लेकिन बर्थडे या फिर फादर्स डे, मदर्स डे हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ऐसा उन लोगों को क्यों मनाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग सालों साल अपने एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। मास्टर की रूम, हर किसी के पास रूम का अलग चाबी, बाप को जब मन होगा तब आ सकता है, बेटे को जब मन होता, बेटियों को जब मन होता, बेबी को मन हो जब, मतलब कि किसी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, किसके साथ आएंगे ये भी फिक्स नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के उनका कोई अपना अब कल्चर रहा नहीं, बिल्कुल वो लोग मॉडर्न हो चुके हैं, जिससे कि उन लोगों के अंदर एक उम्मीद है, एक होप है कि ग्रीस जो है वो पूरी तरीके से कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है, कि हो सकता है आज इसके वजह से उन लोगों का जो सोशल लाइफ है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। तो वो चाहते हैं कि अगर धीरे धीरे हमारा जो आने वाला जनरेशन हो, अगर वो वापस से अपने कल्चर की ओर लौटना चाहे, तो उनके सामने कोई एग्जाम्पल होगा ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारा कल्चर था कैसा। तो उस कंडीशन में जो ग्रीस है वहां पर वो कल्चर अभी भी प्रिजर्व है। तो इससे एक ये उम्मीद है कि जो यूरोपियन नेशंस के जो बच्चे होंगे वो बाद में जाकर के अपना कल्चर को देख करके कि हमारा कल्चर कैसा था, उस कल्चर को अडॉप्ट करके और आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छी सोशल लाइफ वो लोग जी सकते हैं। तो इसीलिए पूरे ग्रीस के लोग चाहते हैं कि उस कल्चर को हम लोग क्या करें, प्रिजर्व करें। और इसको आसानी से समझने के लिए आप अपने देश इंडिया का एग्जाम्पल्स ले लो। जैसे हमारे इंडिया में लोगों का जो ड्रेस है, तो देखेंगे इसमें वुमेन जो होती है, वो महिलाएं जो होती है उनको साड़ी पहनना, जो मेल मेंबर्स होते हैं उसको धोती पैजामा कुर्ता पहनना, और जो साथ ही साथ खान पान में चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी ये सारी चीजें खाना। तो आज अभी अगर जा करके देखें तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीक कल्चर प्रिजर्व है कहाँ पर, ग्रीस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन कल्चर कहाँ प्रिजर्व है, तो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों में क्या हो रहा है, तो यहाँ के बच्चे जैसे आप लोग पिज्जा बर्गर समोसे ये सब खाते हैं, रोटी नहीं खा करके आप लोगों को मैगी पसंद आता है। तो कुल मिलाकर के कि आज भी अगर गांव जाए तो हमारा कल्चर जहाँ पर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है, आज भी गांव में किसी के यहाँ अगर एज ए मेहमान बन के आप जाइए तो वो आपकी हॉस्पिटैलिटी में पूरा जोर शोर लगा देंगे। यहाँ तक कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो पड़ोसियों से पैसे उधार लेकर के भी आपकी हॉस्पिटैलिटी में कमी नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि उनके घरों में जो सबसे अच्छा बेडरूम होगा, जो सबसे अच्छा उनके पास बेड शीट या ओढ़ने की चीजें होंगी, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि उसके लिए अतिथि देवो भव। और यही हमारा इंडियन कल्चर है जहां पर हम लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो आज भी ये सारी चीजें अगर आप गांव जाएं, रूरल एरियाज जाएं तो देखने को मिलेगा और आपको मजा आएगा। तो कुल मिलाकर के बात आपको इतनी सी समझ में आ गई होगी कि सिर्फ पूरा जो ग्रीस है, सिर्फ ग्रीस में ही यूरोपियन कल्चर प्रिजर्व है, जिसकी वजह से पूरे यूरोपियन नेशंस के लोग चाहते हैं कि इसको यहां से क्या करें, ऑटोमन एम्पायर को यहां से हटा दें। क्योंकि यहां पर एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो ऑटोमन एम्पायर है इसका जो रूलर है ना वो एक मुस्लिम है। दैट मीन्स कि वो इस्लामिक रिलीजन को मानने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि जिसका जो रूलर अगर मुस्लिम्स रूलर हैं
तो वो ज़्यादा ज़्यादा क्या कहेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम कल्चर ज़्यादा ज़्यादा डोमिनेंट होना शुरू हो जाए। और जैसे मुस्लिम कल्चर धीरे धीरे डोमिनेंट होना शुरू होगा तो जो ग्रीक का कल्चर है, जो यूरोपियन कल्चर है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और मे भी एक समय में पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। तो अब इसमें देखेंगे कि खास करके इसमें जो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है वो है पोएट्स और आर्टिस्ट ने लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि लोगों का अटेंशन लेने के लिए, लोगों का अटेंशन लेने के लिए, किस चीज को लेकर के? ग्रीस के ऊपर अटेंशन लेने के लिए कि इनको बचाइए, क्योंकि यही सिर्फ हमारे सिविलाइजेशन का प्रिजर्वर है ग्रीस, और यहीं पर सिर्फ सिविलाइजेशन है। अगर इस पे फोकस नहीं करते हैं और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बनाते हैं तो आप पूरी तरीके से यूरोपियन कल्चर से हाथ धो बैठेंगे। और आने वाले जनरेशन के लिए भी जो एक उम्मीद हम लोगों ने लगा के रखा है कि हो सकता है कि उनके पास वापस से अपने कल्चर की ओर लौट पाए, तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई कल्चर होगा ही नहीं तो देखेगा कहां और सीखेगा कहां से। तो इसलिए इन लोगों ने पूरा किया। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है? आप याद रखेंगे 1832 में जो ग्रीस है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू। तो ध्यान रखेंगे कब, तो आपसे क्वेश्चन से ये एमसीक्यू में लगातार आता रहता है कि व्हेन ग्रीस बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए इन 1832, व्हेन इन 1832, व्हेन इन 1832। और कौन सा ट्रीटी? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था। और यहां पर एक पोएट का नाम आप जरूर याद रखेंगे, और उस पोएट का नाम है लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन को यहां पर भूलना नहीं है, लॉर्ड बैरन। और इसकी डेथ 1824 में हो गया था ड्यू टू फीवर। ड्यू टू फीवर से इनकी डेथ हो गई थी, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने क्या किया था? इसका जो सबसे बड़ा रोल है, अगर लॉर्ड बैरन की बात करें तो इन्होंने फंड को इकट्ठा किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि फंड को इकट्ठा किया था, लोगों से फंड लिया था, किस चीज को लेकर के? तो ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लड़ने के लिए, रिवॉल्यूशन करने के लिए, जिससे ग्रीस को वो इंडिपेंडेंट नेशन बना पाए। अब आइए अगला चीज है हमारा है कि रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो यहां पर समझने वाली बात है कि ये टॉपिक कह क्या रहा, तो नाम में ही छुपा हुआ है कि वो रोमांटिक इमेजिनेशन के थ्रू लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स को डेवलप करना चाहते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर ये रोमांटिक इमेजिनेशन होता क्या है? कहीं वो वाला तो रोमांटिक नहीं जो हम लोग समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप रोमांटिक सोच रहे हैं वो रोमांटिक ये नहीं है। यहाँ पर रोमांटिक का मतलब बिल्कुल अलग है। आप जो रोमांटिक हो रहे हैं वहां रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तो आइए यहाँ देखिए, रोमांटिक इमेजिनेशन जो था यूरोप में, वो एक कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट था। क्या था वो? एक कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट था। दैट मीन्स कि इसमें रोमांटिक इमेजिनेशन में कल्चर को और आर्ट्स की मदद से, कल्चर एंड आर्ट्स की मदद से क्या किया गया कि लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स को डेवलप किया गया। तो अब सवाल आता है कि ये कल्चर और आर्ट्स किस चीज पे फोकस्ड कर रहा था? तो ये फोकस्ड कर रहा था भैया इमोशन पे, इंस्पिरेशन पे, लॉजिक पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये डिपेंड करता था। तो ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? तो एक कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट है जिसमें कि कल्चर एंड आर्ट्स का आर्टिस्ट जो है वो क्या चीज पे करते हैं? वो कल्चर और आर्ट की मदद से, आर्टिस्ट अपनी मदद से नेशनलिस्ट फीलिंग्स लोगों के अंदर डेवलप करते हैं। और कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट जो था वो बेस्ड था पूरी तरीके से इमोशन पे और इंस्पिरेशन पे, लॉजिक पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे था वो। तो यहाँ पर इमोशन क्या हो गया? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं कहीं पर हमें दिल का ही इस्तेमाल करना चाहिए तो कहीं पर दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इमोशन से काम लेना चाहिए, दया की भावना से कोई भी काम करनी चाहिए। इंस्पिरेशन, दैट मीन्स कि अगर आपसे पहले किसी ने इस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में अपनी जान गंवाई हो, या बहुत कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया हो, जेल गया हो, या फिर हमारा जो पास्ट था वो रिच रहा हो, सोसाइटी में काफी इंटीग्रेशन रहा हो, यूनिटी रहा हो, अगर उन सारी चीजों से हमें इंस्पायर्ड होना है और साथ ही साथ लॉजिक के बेसिस पे काम करना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि पहले 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में
कि जो मोनार्क है, मोनार्क को लोग क्या मानते थे, मोनार्क को लोग मानते थे कि उसके पास डिवाइन राइट्स होता है, दैट मीन्स कि भगवान के अवतार हैं। उस भले हमें कितनी भी दिक्कत हो जाए, भले हमें खाने को नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी हमें मोनार्क के अगेंस्ट में कोई भी बुरी बातें या उसके अगेंस्ट में हमें नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। बट ये कहता है कि बात लॉजिक का करो, अगर वो मोनार्क डिवाइन है तो फिर आपको कष्ट है तो आप मांगने किससे जाओगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और अगर मोनार्क को हटाने से, डेमोक्रेटिक नेशन बनाने से आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आपको जाकर के अपने मोनार्क से फाइट करना चाहिए। दैट इज द लॉजिक एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मोनार्क के रूल में आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, और अगर आपसे ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर ये डेमोक्रेटिक नेशन बनता है तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि अब वहां पर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स और नेशनलिस्ट मूवमेंट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आइए इसमें अब देखेंगे कि रोमांटिक इमेजिनेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो कौन सा है, किसको इन्होंने वेपन्स बनाया, किसको रोमांटिक इमेजिनेशन में किन सारी चीजों को इन्होंने क्या बनाया, वेपन बनाया, किस चीज के लिए वेपन बनाया, किस चीज के लिए हथियार बनाया, तो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने में। तो वो है हमारा कल्चर, दूसरा है लैंग्वेज, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों के अंदर में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने में। तो कल्चर तो आपको पता ही है, लैंग्वेज, आर्ट एंड पोइट्री, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया और जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप किया गया। अब अगली चीज आती है कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट्स हैं वो क्रिटिसाइज्ड करते हैं, किस चीज का ध्यान रखेंगे, क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स, साइंस पे ये ज्यादा क्या करते हैं, तो यहां पर ये साइंस की निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि साइंस का जो डेवलपमेंट होता है ना, ये लोगों के अंदर में अलगाववादी लाता है, दैट मीन्स लोगों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो कहिएगा कैसे सर, तो आइए समझते हैं इस चीज को। जैसे आज देखिएगा कि हम लोग अगर फैमिली मेंबर्स के 4 लोग भी एक साथ बैठते हैं, सबके पास मोबाइल फोन है, सारे लोग मोबाइल फोन चलाएंगे। आप रेस्टोरेंट में खाने जाइए, 4 दोस्त, वहां भी सब मोबाइल में बिजी होते हैं, जबकि एक साथ एक जगह रहने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को अलगाव महसूस करते हैं। ये तो मैंने छोटा एक एग्जांपल मोबाइल फोन्स का दिया, इसके अलावा बाकी चीजों को भी देखेंगे तो साइंस धीरे धीरे, पहले जैसे टेलीविजन की बात करिए तो आज से 30 साल 25 साल 30 साल पहले देखेंगे कि अगर टेलीविजन किसी के घर में होता तो पूरा फैमिली बैठ करके सीरियल या कोई मूवीज देखते थे। आज हर बेडरूम का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब सब अलग अलग, एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा घट गया। तो ये कहते हैं कि जो साइंस होता है ना, ये सही चीज नहीं है, इसका डेवलपमेंट। तो ये फोकस किस चीज पे करते हैं, ये लोग फोकस करते हैं इंस्टीड फोकस्ड ऑन इमोशन, जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अंदर में जो आपकी भावना होती है, जो फीलिंग्स आता है आपके अंदर का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, मान लिया आप रोड पे जा रहे होते हैं और वहां पर किसी एक भिखारी आदमी को देखते हैं, एक गरीब आदमी को देखते हैं, एक भूखा आदमी को देखते हैं, तो आपका एक मन कहेगा आहा इसको खिला देना चाहिए, और दूसरा मन कहेगा नहीं मेरा 100 रुपया खर्च हो जाएगा। तो वो जो आपका इंट्यूशन है वो क्या कह रहा है कि खिला देना चाहिए। तो वही हुआ कि आपके मन में जो भावना आता है उस भावना को व्यक्त करना, दैट इज इंट्यूशन। और इंट्यूशन की बात करता है। और मिस्टिकल फीलिंग्स, दैट मीन्स की यूनिटी की बात करते हैं। तो ये साइंस का विरोध तो कर रहा है, तो फोकस किस पे कर रहा है, इमोशन पे, इंट्यूशन पर और मिस्टिकल फीलिंग्स, जिसका मतलब भाई यूनिटी होता है। अब अगला चीज देखेंगे, दे एम्फेसाइज्ड शेयर्ड ऑन कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर ऑफ पास्ट। इसको क्या कहते हैं कि नेशन का बेसिस होना चाहिए। तो नेशन का बेसिस क्या होना चाहिए, तो इनके हिसाब से वो कहते हैं कलेक्टिव हेरिटेज, और दूसरा चीज कॉमन कल्चर। तो यहां पर कलेक्टिव हेरिटेज क्या होता है, तो हेरिटेज का मतलब होता है कि आपको जिसका इंपॉर्टेंस हो, या तो उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, या उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस हो। जिसका हिस्टोरिकल या कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेरिटेज। तो ये हेरिटेज, कलेक्टिव हेरिटेज पे, दैट मीन्स हो सकता है कि आपका पास्ट का चाहे वो कल्चर रहे, हिस्टोरिकल चीज रहे, उनको वो क्या कहते हैं कि बेसिस बनाते हैं नेशन का। और साथ ही साथ कॉमन कल्चरल ऑफ पास्ट, दैट मीन्स कि हमारे पास्ट में जो कॉमन कल्चर रहा हो, एक ही बात देख सकते हैं, कॉमन कल्चर रहा हो वही कॉमन कल्चर रहे, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी जाएं तो हमारा एक जैसा कल्चर दिखे। और ऐसा वो चाहते हैं कि नेशन का बेसिस होना चाहिए, जो नेशन हो वो बेस्ड होना चाहिए एक कलेक्टिव
या कॉमन आइडेंटिटी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर यूनिटी बनी रहेगी। और अगर हमारे पास कोई भी चीज कॉमन ना हो तो हमारे पास यूनिटी नहीं, बल्कि हम लोगों में डिसयूनिटी की जो भावना है वो धीरे धीरे विकसित होती है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा एक फिलोसफर है जिसका नाम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। तो इसके बारे में देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर इन पे आपको लिखने के लिए आ जाए तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। बट इसमें आइए देखते हैं कि यहाँ से एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट। और अगर मान लिया लॉन्ग क्वेश्चंस 2 और 3 और 5 मार्क्स में भी, मान लिया 5 मार्क्स में भी दे दिया, बोर्ड की मर्जी है, तो हम तो पूरा ये चारों का चारों पॉइंट्स लिखेंगे और फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हमें मिल जानी है। बट यहाँ देखना है कि एमसीक्यू के पॉइंट से पहला एमसीक्यू क्या बन सकता है कि जो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर थे वो कहां से बिलोंग करते थे। तो भैया वो कहां से थे? जर्मनी से थे। तो क्या थे? वो एक जर्मन फिलोसोफर थे। अगर आपसे कोई पूछे या आपके सामने कोई क्लासमेट बात करे कि जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ओ माय गॉड, जर्मन फिलोसोफर, आप बिल्कुल आसानी से आंसर करेंगे। और इनका क्या कहना था? इन्होंने एक चीज क्लेम्ड किया था। क्या क्लेम्ड किया था? कि ट्रू जर्मन कल्चर व्हाट टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। तो इनका क्या कहना है कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो आप जाइए कॉमन पीपल के बीच में। दैट मीन्स अगेन कॉमन पीपल मतलब कौन? जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से पुअर क्लास या पीजेंट क्लास, जिसको आप बोल सकते हैं, इसके बीच में जाइए तो वहां पर आपको ट्रू जर्मन कल्चर जो है, जैसे आज इंडिया में आप रूरल एरियाज में जाइए तो वहां आपको ट्रू अब इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ये क्या करें कि कॉमन पीपल के बीच जाइए जर्मनी में तो आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखने को मिलेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखें कि यहां पर आ जाता है कि दास वॉल्क, क्वेश्चन में पूछेगा कि दास वॉल्क क्या है, व्हाट वाज द दास वॉल्क। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कॉमन पीपल, ऑप्शन में आपको क्या रहेगा? दूसरा वाला रहेगा, द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन भी रहेगा एंड द कॉमन पीपल भी रहेगा। आप एमसीक्यू देखेंगे प्रीवियस ईयर तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमेशा दास कौन बनेगा भैया याद रखने के लिए एग्जाम में, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन रहेगा तो आपसे गलती होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर में होते हैं और दोनों ही चीज आपसे पढ़ी हुई होती है। तो वहां पर इस चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर पाना, ये होगा या ये, ऐसा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर एक चीज बड़ा अच्छा बात है कि कॉमन पीपल है और कॉमन पीपल को लोग क्या बुलाते हैं? दास। दास का मतलब क्या? सेवक। सेवक कौन बनता है? तो कॉमन पीपल बनता है। तो यहां से याद रखेंगे। दूसरा चीज ये कहते हैं कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को उन्होंने पॉपुलराइज किया था। कैसे किया था? थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस के थ्रू। और इन चीजों को उन्होंने क्या कहा? द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। और ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन का मतलब क्या हो गया? वॉल्गिस्ट। तो ध्यान रखेंगे, वॉल्गिस्ट क्या था? तो ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। वॉल्गिस्ट क्या था? ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। वॉल्गिस्ट क्या था? तो ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। दास वॉल्क क्या था? कॉमन पीपल। दास वॉल्क क्या था? कॉमन पीपल। साथ में बोलिए, दास वॉल्क क्या था? कॉमन पीपल। अब ये देखिए किस तरीके से चाहते हैं नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करना, फोक सॉन्ग। तो इसको देखिए, ये क्या होता है? एक तरह से आप कह सकते हैं लोकल सॉन्ग। फोक का मतलब क्या हो गया? लोकल सॉन्ग। जैसे आज देखिएगा हमारे देश में कहीं भी शादी होती है, जनेऊ होता है या फिर किसी तरह का पूजा कराते हैं, तो वहाँ की जो महिलाएं होती है हमारे परिवार का, वो एक गाना गाती है। तो देखेंगे वो गाना का मतलब क्या हुआ? वही होगा आपका फोक सॉन्ग्स। तो ये चाहते हैं कि जॉन गॉटफ्राइड हर्डर क्या चाहते हैं कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को लोगों के अंदर में डेवलप किया जा सकता है। किसके? तो ये सहारा किस चीज का लेते हैं? हेल्प फोक सॉन्ग्स का, फोक पोएट्री का, फोक डांस का, ये सहारा लेते हैं और इसकी मदद से वो लोगों के अंदर में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करना चाहते हैं। तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगह पर लोगों से घूम करके, मिल करके, बूढ़े बुजुर्ग से मिल करके कुछ कहावतों को उन्होंने क्या किया? कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर फॉर द नेशन बिल्डिंग्स। और नेशन बिल्डिंग्स में इन्होंने किस चीज का सहारा लिया? तो फोक म्यूजिक, फोक डांस का उन्होंने सहारा लिया। और इसके लिए उनको क्या किए? लोगों के बीच जाकर के लोगों से मिले, जो खास करके बूढ़े लोग होते हैं, उनसे सही तरह की कहानियों को उन्होंने सुना, उसको रिकॉर्ड किया, गाना को सुना और उन्होंने रिकॉर्ड किया, डांस को उन्होंने देखा, उनको रिकॉर्ड किया और उसी को लोगों के बीच में स्प्रेड करना शुरू कर दिया कि देखो हमारा कल्चर कैसा था और अभी कैसा कल्चर हो गया। कहाँ हम लोग कथक वाले लोग हैं और कहाँ हम लोग
हिप हॉप पे डांस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों बदलाव को दिखा करके लोगों से उनको बताना कि किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी जो मेन चीज़ें हैं उसको हम लॉस्ट करते जा रहे हैं, और उसी को बेसिस बना करके ये नेशन बिल्डिंग करना चाहते हैं हमारे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।